नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें जो पहली चीज है दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। सो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन क्लोज सरफेस। तो अगर आप एक एरिया लेते हो, एक सरफेस लेते हो, तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करती हैं दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे यहाँ पे आप एक एरिया में अगर फॉर एग्जांपल गिने, ऐसे रियलिटी में मत गिन देना, तो जैसे 4 फील्ड लाइंस हमें डायग्राम में दिख रही है, रियलिटी में बहुत सारी पास कर रही होंगी। सो जितनी इसमें से फील्ड लाइंस पास करेंगी वो क्या होगी? उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पे जो एरिया अंडर कंसिडरेशन है वो किसी भी शेप और साइज का हो सकता है, ठीक है, और किसी भी डायरेक्शन में पड़ा हो सकता है। तो मैथमेटिकली जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो आप याद रखें, दैट इज बी डॉट ए, यानी बी ए कॉस थीटा। सो बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ए इज एरिया, व्हाट इज थीटा? इस पे ध्यान दें। थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे पहले वाले में अगर आप ध्यान से देखें डायग्राम में, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इस एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, लेकिन एरिया की जो अपनी डायरेक्शन होती है वो भी परपेंडिकुलर होती है टू द प्लेन। सो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन है, वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो यहाँ पे थीटा आके निकल के आएगा 0, दैट इज एरिया वेक्टर, एरिया के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल होता है और उसके और मैग्नेटिक फील्ड के बीच आपको लेना है। तो यहाँ पे थीटा 0 है, cos 0 1 होता है, तो फ्लक्स आएगी बी ए। दूसरे में देखें, जो एरिया वेक्टर है नॉर्मल वो इधर को है, मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, तो एंगल 90 है, थीटा 90 और फ्लक्स 0। वैसे भी जब मैग्नेटिक फील्ड इसके पैरेलल हो जाएगी तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस एरिया में से नहीं निकलेगी, ठीक है। और अगर एरिया किसी डायरेक्शन में पड़ा हुआ है, टेढ़ा पड़ा हुआ है, सपोज मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, तो जो नॉर्मल है उसका एंगल आपने देखना है। पेपर में आप देखेंगे आपको प्लेन के साथ 60 डिग्री दे देंगे, तो आपने फ्लक्स में नॉर्मल वाला 30 डिग्री डालना है, तो फ्लक्स हो जाएगी बी ए कॉस थीटा। तो पहली चीज मैग्नेटिक फ्लक्स में जो याद रखने वाली है वो है डेफिनेशन, इट इज टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी एरिया। दूसरे नंबर पे इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला विच इज बी ए कॉस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, यानी नॉर्मल टू एरिया। अगर प्लेन के साथ एंगल दे रखा है, आप नॉर्मल के साथ निकालना और फिर डालना। और ये दो तो याद ही कर लिया करो, ऐसे परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स है बी ए, और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अगर पैरेलल है तो फ्लक्स है 0, और इसकी यूनिट होती है वेबर। ये इतना आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में याद रहना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फैराडेज लॉज। तो फैराडे ने दो दो लॉज दिए थे। उन्होंने पहला लॉ ये दिया था, whenever magnetic flux linked with the coil changes, जब भी एक कॉइल के साथ लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। आप किसी भी तरह से फ्लक्स को बदल दो, आप फ्लक्स के 3 हिस्से हैं, चाहे बी बदल दो, चाहे ए बदल दो, चाहे थीटा बदल दो, आप किसी भी तरह से फ्लक्स बदल दो, तो क्या होगा उसके साथ? उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अगर सर्किट कंप्लीट है तो करंट फ्लो करेगा, ठीक है। एंड सेकंड लॉ उन्होंने दिया था, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जल्दी जल्दी चेंज होगी तो ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, अगर धीरे धीरे चेंज होगी तो थोड़ा ईएमएफ इंड्यूस होगा। और जहां पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था वो था -1। ये हम आगे जाके लेंज लॉ से एक्सप्लेन करेंगे। सो पहला लॉ क्या था? जब भी आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस। सेकंड लॉ क्या कहता है? ईएमएफ इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। एंड यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है -1, तो ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला आएगा -d∅dt, एंड दिस इज इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। जैसे आपको अगर फ्लक्स टाइम रिलेशन पता है, आप उसको डिफरेंशिएट कर ले, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t और 3t का 3, 1 का 0, बाहर माइनस लगा दें, तो ये ईएमएफ का फंक्शन बन गया, ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ हो गया। इसमें आप टाइम की वैल्यू डालोगे तो उस पल पे जो ईएमएफ है वो निकल के आएगा। यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे 1 डाला
तो 1 सेकंड पे ईएमएफ इंड्यूस होगा 5 वोल्ट, और 2 डालेंगे तो 7 वोल्ट इन मैग्नीट्यूड। और दूसरा, अगर आपको कभी भी फ्लक्स टाइम ग्राफ गिवन है तो उसका डेरिवेटिव डी फाई बाई डी टी क्या देगा? स्लोप। तो जो नेगेटिव ऑफ स्लोप है ऑफ फाई टी ग्राफ, ये आपको क्या देगा? ईएमएफ। तो फैराडेज लॉज पहले याद कर लें। पहला लॉ क्या कहता है? फ्लक्स बदलो तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। सेकंड लॉ क्या कहता है? ईएमएफ इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ईएमएफ का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी। दिस इज इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। कभी भी फाई टी ग्राफ दे रखा है, उसकी स्लोप निकाल के बाहर माइनस लगा दो तो क्या मिल जाएगा? ईएमएफ। और अगर आप डिफरेंशिएट करके टाइम की वैल्यूज डाल दोगे तो आपको ईएमएफ की वैल्यू मिल जाएगी, एंड प्लस माइनस मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालना तो मैग्नीट्यूड निकाल लो, विद साइन निकालना तो विद साइन निकाल लो। तो E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी आपको देता है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। अगर आप टोटल चेंज इन ईएमएफ को टाइम से डिवाइड कर दें, दैट इज आप फाइनल फ्लक्स निकाल लें माइनस आप इनिशियल फ्लक्स निकाल लें, इनको माइनस कर लें, विच इज चेंज इन फ्लक्स, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ले लें, ठीक है, अपॉन डेल्टा टी, तो आपको मिलेगा एवरेज ईएमएफ। जैसे यहाँ पे एक रिंग है जिसका रेडियस है आर, वो मैग्नेटिक फील्ड बी में पड़ी हुई है, यानी इसका जो इनिशियल फ्लक्स है दैट इज बी ए कॉस जीरो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, मैंने नॉर्मल वेक्टर भी अंदर को मान लिया, आप बाहर भी मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप 180 लिख देंगे। तो मेरा फ्लक्स आ गया इनिशियल बी ए। पहला पार्ट है कि आपने इस कॉइल को रिमूव कर दिया इन 1 सेकेंड। जब रिमूव कर दिया तो फाइनल फ्लक्स कितनी होगी? 0। तो चेंज इन फ्लक्स के लिए दोनों को माइनस करके मैग्नीट्यूड ले लें, तो टेक्निकली चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा बी ए। कितने टाइम में करा? 1। तो जब आप ये निकालेंगे ये होगा एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो एक कॉइल थी, वो एक मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई थी, आपने उसको 1 सेकंड में बाहर निकाल दिया, तो जो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा दैट इज यहां से निकलेगा। अगर आप इसको बाहर ना निकालते 180 से टर्न कर देते, तो मैंने पहला एंगल इनिशियल 0 माना था, अगर आप इसको 180 से टर्न कर दोगे तो इनिशियल में मैंने नॉर्मल का एंगल 0 माना था, सोचो आपने 180 से घुमा दिया, तो अब नॉर्मल 180 से घूम गया ना, जैसे मैंने नॉर्मल को अंदर माना था तो बाहर को आ गया, तो बाद में उसके और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल बन जाएगा 180, कॉस 180 -1 होता है, तो फाइनल फ्लक्स आ जाएगी माइनस बी ए। तो फाइनल फ्लक्स और इनिशियल को माइनस करें तो आ जाएगा माइनस बी ए, तो 2 BA, -2 BA, बट इन मैग्नीट्यूड 2 BA। और कितने में करा? 2 सेकंड, जितना टाइम है उससे डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? इसका एवरेज ईएमएफ। तो जब आप माइनस डी फाई बाई डी टी से फ्लक्स निकालोगे तो याद रखना इंस्टेंटेनियस ईएमएफ मिलता है, और जब टोटल चेंज इन फ्लक्स को टोटल टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको एवरेज ईएमएफ मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बात करी थी जो ईएमएफ इंड्यूस था वो आया माइनस डी फाई बाई डी टी। ये माइनस क्यों आया, इसको लेंज लॉ ने एक्सप्लेन किया। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, the polarity of induced EMF is such that जो induced EMF है वो ऐसे random direction में नहीं होता. It is such that it opposes the change in magnetic flux responsible for its production. यानी वो जो magnetic flux जो जो चेंज हो रही है इसमें, ये उस चेंज को अपोज करेगा। जैसे यहाँ पे समझने की कोशिश करें, आप नॉर्थ पोल को पास ला रहे थे, ठीक है, तो नॉर्थ पोल इस क्वाइल के पास आ रहा है, तो इस क्वाइल की लेफ्ट साइड पे ये तो अप्लाइड फील्ड है, अपनी फील्ड ये ऐसे बनाएगा कि लेफ्ट साइड पे नॉर्थ ही बनाएगा, ठीक है, लेफ्ट साइड पे क्या बनाएगा? इसको अपोज करने के लिए नॉर्थ, यानी ऑटोमेटिकली साउथ पे क्या बना जाएगा? इंड्यूस्ड में राइट साइड पे साउथ बन जाएगा, क्योंकि नॉर्थ पोल बनेगा तो लेफ्ट साइड पे उसकी मोशन को अपोज करेगा। अब जब नॉर्थ पोल बनेगा यानी इसकी इंड्यूस फील्ड ऐसे बाहर को आएगी। अब बात समझ रहे हो, ये भी अपनी फील्ड ऐसे लेके आ रहा था, तो ये सामने से ये सेम कॉइल ही है, मतलब उसकी इंड्यूस फील्ड का डायग्राम है, तो ये भी अपनी फील्ड ऐसे बनाएगा और ये भी ऐसे, तो ये उसकी मोशन को क्या करेगा? अपोज, कि भाई तू मेरे करीब मत आ, क्योंकि जैसे ही तू करीब आ रहा है फ्लक्स चेंज हो रही है। लेफ्ट साइड पे जब आप देखोगे नॉर्थ, याद रखना नॉर्थ का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो लेफ्ट साइड पे करंट जो कॉइल में इंड्यूस होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, और राइट पे कैसे होगा? क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर आप नॉर्थ को दूर लेके जाते हैं, ये बोलेगा भाई दूर नहीं जाना, तो ये कौन सा बना लेता? साउथ। आप बात को समझ रहे हो? तो साउथ मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ साउथ बनता तो इस तरफ नॉर्थ, यानी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाता। तो ये देखो, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर को थी, ठीक है, और ये दूर जा रहा था,
तो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड इधर को बना लेगा, उसको खींचने लग जाएगा, कहेगा भाई तूने दूर नहीं जाना, क्योंकि तू दूर जा रहा है, फिर से फ्लक्स चेंज हो रही है। सो ये अपने में हो रही फ्लक्स को हमेशा क्या करेगा, अपोज। ठीक है, इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमेशा आता है। एक क्वेश्चन कंसिडर कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे एक करंट कैरिंग वायर है, इसका करंट देखो राइट को जा रहा है, तो ऊपर एक रिंग है, अभी इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड की सोचो डायरेक्शन नहीं है, तो आप अपने राइट हैंड का अंगूठा थंब इस डायरेक्शन में रखें, और जब आपकी फिंगर्स इस कॉइल पे आए तो फील करो फिंगर्स अंदर आ रही है कि बाहर आ रही हैं। तो आप नोट करेंगे, तो इसमें जो मैग्नेटिक करंट फ्लो कर रहा है वायर में, वो राइट साइड को कर रहा है। ठीक है, एक तो होता है कि आप राइट डायरेक्शन में अपना क्या कहते होते हैं, थंब रख लें और फिंगर्स फील करें किधर को आ रही हैं, जब ऊपर आएंगी बाहर को आएंगी। नहीं तो सिंपल तरीका है, आप इस वायर पे सोचिए वॉक कर रहे हो आप, या स्विमिंग कर रहे हो, जो आपका दिल है। लेफ्ट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगी, राइट साइड पे इनसाइड होगी। तो क्योंकि ये लेफ्ट साइड आ रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर आउटसाइड होगी। ठीक है, अब अगर करंट बढ़ रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर को बढ़ रही है। जब भी ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगी तो इंड्यूस्ड फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो इसका मतलब, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग आउटसाइड, सो इंड्यूस किस में होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इनवर्ड्स। तो इनवर्ड्स मींस साउथ, साउथ मींस क्लॉकवाइज। करंट जो इसमें इंड्यूस होगा कौन सी डायरेक्शन में होगा, ऊपर वाली कॉइल में क्लॉकवाइज। अगर इसमें करंट घट रहा होता वायर में, तो बाहर को मैग्नेटिक फील्ड घट रही होती, तो घट रही है ना, तो इंड्यूस्ड ऑपोजिट होगी, बाहर को होगी। बाहर को मींस नॉर्थ, फिर कौन सा होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी फ्लक्स बढ़ती है तो इंड्यूस्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, जब भी घटती है तो सेम में ही होती है। जैसे बाहर को घट रही है ना, तो सेम में होगी, बाहर को बढ़ रही है तो इनसाइड होगी। तो जब भी बढ़ेगी तो ऑपोजिट, जब घटेगी तो सेम डायरेक्शन। और अगर कभी साउथ पोलैरिटी बनी तो क्लॉकवाइज करंट, एंड एंटी नॉर्थ बनी तो एंटी क्लॉकवाइज। अब जो लेंज लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से पूरी तरह से सेट बैठता है, बिकॉज अगर आप एक बार मैग्नेट को लेट से मूव कराते हो, तो सामने में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ, टेक्निकली तो आप क्या कर रहे हो, आप वर्क डन कर रहे हो बार मैग्नेट पे, विच इज मैकेनिकल एनर्जी, और कॉइल में आपको क्या मिल रहा है, ईएमएफ करंट, विच इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी आप मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। तो भाई साहब, क्योंकि वो आपकी मोशन को अपोज करता है, इसलिए आपको वर्क करना पड़ता है। वो जो आप वर्क करते हो वही वहां पे एनर्जी की फॉर्म में आपको कन्वर्ट होके मिलता है। तो कुछ वर्क करोगे तभी आपको एनर्जी मिलेगी। तो जो लेंज लॉ है बिल्कुल आपकी एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से है। अगर वो आप पे वर्क नेगेटिव करता, तो एक तो वो आपको खींचता भी, और साथ में वो एनर्जी भी बनाता, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप जो वर्क कर रहे हो, मैकेनिकल एनर्जी जो आप लगा रहे हो, वही यहाँ पे क्या कन्वर्ट होती है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिकॉज वो हर समय आपकी मोशन को क्या करता है, अपोज। इंड्यूस डायरेक्शन, इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी होती है, वो आपकी मोशन को क्या करता है, अपोज। तो नेक्स्ट इज वेरियस मेथड्स ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ। अब आपको पता है कि जो फ्लक्स होती है वो बी ए कॉस थीटा होती है। तो आप ईएमएफ कैसे इंड्यूस करोगे, फ्लक्स चेंज करके। तो फ्लक्स चेंज करने के लिए या तो बी को चेंज कर दो, या ए को चेंज कर दो, या थीटा को चेंज कर दो। सबसे आसान होता है थीटा को चेंज करना। तो पहला है वैसे, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। आप बार मैग्नेट को पास ले आओ, दूर ले आओ, तो टेक्निकली आप मैग्नेटिक फील्ड को बदल रहे हो। तो आप इस तरह से फ्लक्स को चेंज कर सकते हो और ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हो। ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है, मतलब हमें पता होना चाहिए कि हम ऐसे करते हैं, जो स्टार्टिंग है। सेकंड इज बाय चेंजिंग थीटा, जिसको बोलते हैं बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन। ये इंपॉर्टेंट है। सपोज आपके पास एक कॉइल है, और उसको आप इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ घुमा रहे हो। ठीक है, तो आपको पता है जो ओमेगा होता है वो थीटा बाय टी होता है, तो जो थीटा आ जाएगा वो ओमेगा इंटू टी आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा चेंज हो रहा है टाइम के साथ, एंड एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला आ जाएगा बी ए कॉस थीटा होता है, और थीटा की जगह डाल दो ओमेगा टी। सो फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रही है। अकॉर्डिंग टू फेरेडे सेकंड लॉ, ईएमएफ इंड्यूस क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो आप इसको डिफरेंशिएट करें, माइनस बाहर लिखा पहले, बी ए कॉन्स्टेंट है पढ़ा रहा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा, माइनस ने माइनस को मारा, तो ईएमएफ इंड्यूस आ जाएगा
बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और बी ए ओमेगा को कहते हैं मैक्सिमम ईएमएफ, क्योंकि जब साइन 1 होगा तो ईएमएफ इंड्यूस विल बी बी ए ओमेगा, दैट इज मैक्सिमम, तो उसको बोलते हैं ई नॉट। तो ये साइन का फंक्शन बनेगा, यानी ईएमएफ बढ़ेगा घटेगा, दूसरी डायरेक्शन में बढ़ेगा घटेगा, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, जो अगला पूरा चैप्टर है। ठीक है, वो बनता कैसे है, एक कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ घुमा के, और तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, कॉस भी हो सकती है, कोई चक्कर नहीं है, एंड जो आपका ये है ई नॉट होता है दैट इज बी ए ओमेगा। बट यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स एक थे, तो बी ए ओमेगा, अगर एन होंगे तो बी ए ओमेगा इंटू एन आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, और ये थ्योरी ऑफ एसी जनरेटर भी है। थर्ड होता है बाय चेंजिंग एरिया। भाई तीसरा, आप एरिया को चेंज कर लो, इसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। तो अगर आपके पास यहाँ एक फ्रेम है, उस फ्रेम के ऊपर एक रॉड को अगर आप मूव करो, अगर आप इधर को मूव करो, तो देखो जितना जितना एरिया उसका इनक्लोज्ड है वो कम होता जाएगा। अगर आप बाहर को मूव करोगे तो एरिया इनक्लोज्ड बढ़ता जाएगा। तो ऐसे थोड़ी है कि किसी को पकड़ के स्ट्रेच कंप्रेस करोगे, तो फ्रेम के ऊपर एक रॉड को मूव कराएंगे, लेट से वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी v, तो इस इधर की लेंथ हम l मान लेंगे, इस मूवमेंट पे ये जो डिस्टेंस है इसको हम x मान लेंगे। जिस रेट से x चेंज होगा वही तो वेलोसिटी है, सो वेलोसिटी को लिखेंगे माइनस डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, सो वेलोसिटी होगी माइनस डी एक्स बाई डी टी, और अगर मैं इस मूवमेंट पे फ्लक्स लिखूं तो क्या आ जाएगी, बी ए कॉस जीरो, और कॉस जीरो 1 होता है, तो फ्लक्स आ जाएगी बी इंटू ए, और ए हो जाएगा एल एक्स। तो जो फ्लक्स आ जाएगी वो आ जाएगी बी एल एक्स। तो बड़ी बात थोड़ी यार, बी इंटू ये एरिया लिख दिया विच इज एल इंटू एक्स। ठीक है, अब फ्लक्स आ गई, उसको डिफरेंशिएट कर लो, सो ईएमएफ इंड्यूस विल बी माइनस डी फाइव बाई डी टी, तो माइनस डी फाइव बाई डी टी, बी और एल तो कांस्टेंट है, तो डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि जिस रेट से एक्स घट रहा था वो वेलोसिटी थी, और एक्स घट रहा था तो एक बाहर माइनस लगाया था, सो डी एक्स बाई डी टी को डाल देंगे माइनस वी, तो वहां से इंड्यूस्ड फॉर्मूला विच इज ड्यू टू मोशन ऑफ रॉड, इसलिए इसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, जो हो रहा है बाय चेंजिंग एरिया, उसका फॉर्मूला होता है बी एल वी। ठीक है, एंड अगर आप चाहते हो डायरेक्शन, तो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें वी से बी, अपना राइट हैंड ऐसे रखें, ठीक है, और उसको कर्ल करें वी से बी, तो आपका अंगूठा नीचे को इशारा करेगा, तो जो क्यू होगा वो हाई पोटेंशियल पे होगा, और जो पी होगा वो लो पोटेंशियल पे होगा, यानी ये जो बी एल वी है टेक्निकली वी क्यू माइनस वी पी की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे जो आप रॉड मूव कर रहे थे वो एक फ्रेम पे मूव कर रहे थे, अगर आप फ्रेम पे मूव ना करें, एक रॉड को वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में विद वेलोसिटी v मूव करने लग जाए, तो भी उसमें सेम ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। पहली बात तो याद कर लें। दूसरी बात, उसको डराइव कैसे किया, लेकिन रॉड कंडक्टिंग होनी चाहिए, उस कंडक्टिंग रॉड में खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर इलेक्ट्रॉन को फोर्स लग रही है क्यू वी क्रॉस बी, तो इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर को फोर्स लगती है, वो ऊपर इकट्ठे होने लग जाते हैं, और नीचे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने लग जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे हैं बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, और यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को नीचे को फोर्स लगने लग जाती है। तो इनिशियली तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाते जाते हैं उनका नंबर बढ़ता जाता है, फील्ड बढ़ती जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी, फोर्स भी बढ़ती जाती है, एक मूवमेंट आ जाता है, तब तक ये दोनों फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, जब तक दोनों फोर्सेस क्या ना हो जाए बराबर, जब बराबर हो जाती है फिर वो फर्दर मूव नहीं करते हैं। तो जब बराबर हो जाती है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है क्यू ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ई, और मैग्नेटिक होती है क्यू बी बी साइन थीटा, थीटा या 90 था, बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर है, तो ई जो है क्यू कट जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई वी इंटू बी, एंड डेल्टा वी होता है ई डी, यहाँ पे लेंथ ऑफ रॉड, दोनों पोल्स के बीच डिस्टेंस एल है, तो उसको लिख देंगे ई एल, तो ई की जगह बी वी डाल दें, तो यहाँ भी जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो बी एल वी होगा। तो चाहे रॉड को फ्रेम पे घुमाएं चाहे अकेले घुमा दें, उसमें सेम ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा बी एल वी। एंड इसमें एक और मजे वाली बात है, जो वेलोसिटी लेनी है वो लेंथ के परपेंडिकुलर लेनी, सॉरी एल के परपेंडिकुलर, एंड एल इज नॉट लेंथ, इट इज डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ पे एक सिंगल रॉड है, तो वो इस
इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स ले लो, तो v की जगह आपने v sin थीटा डालना, ठीक है। एंड अगर आप सेमी सर्कुलर वायर है, पहली बात तो उसको सेमी सर्कुलर नहीं मानना, उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ो, तो उसकी आपने लेंथ लेनी है 2r, और वेलोसिटी इस केस में चलो है ही परपेंडिकुलर, तो बहुत अच्छी बात है। सो BLV जब ऐसे एक मूव करेगा तो L होगी डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल और फाइनल को जोड़ के जो बनेगी वो लेना है, एंड वेलोसिटी उस लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर ही लेनी। तो ये थे वेरियस मेथड्स ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ, पहला बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन, ये याद रखें, ई नॉट की वैल्यू याद रखें, तीसरा बाय चेंजिंग एरिया। तो नेक्स्ट एक प्रॉब्लम देखते हैं, ये एनसीईआरटी की सॉल्व प्रॉब्लम है। तो पहले मैं आपको प्रॉब्लम समझा देता हूँ। यहाँ पे एक रॉड है जो कि यहाँ पे हम इसको स्टार्टिंग x इजिकल टू 0 से ऐसे 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 मूव करा के B तक लेके जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ B तक है, ठीक है। और उसके बाद में फर्दर मूव कराएंगे, 2B तक लेके जाएंगे, फिर वापस लाएंगे, और फिर x इक्वल टू 0 तक वापस ले आएंगे, ठीक है। तो इस दौरान हमें जो ग्राफ बनाना है वो फ्लक्स टाइम ग्राफ बनाना है, ईएमएफ टाइम बनाना है, फोर्स टाइम बनाना है, पावर टाइम बनाना है, ये सारे ग्राफ हमें बनाने हैं। तो जब हम फ्लक्स को लिखते हैं बी इंटू ए, तो वही एरिया देखते हैं जितने में मैग्नेटिक फील्ड है। तो जैसे मैं इसको बी तक मूव कर रहा हूं तो जो एरिया जितने में मैग्नेटिक फील्ड है, जिसका ऐसे एक लूप भी बनेगा, वो बढ़ेगा, ठीक है। वो एक्स इक्वल टू बी तक बढ़ेगा, और उसके बाद एरिया तो बढ़ रहा है लेकिन जितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है वो नहीं बढ़ेगी। तो इनिशियली फ्लक्स एक्स इक्वल टू बी तक बढ़ेगी, बाद में एक्स इक्वल टू 2b तक एरिया तो बढ़ रहा है, बट एरिया भी वही लेना जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो नहीं बढ़ रहा, तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगी। जब आप वापस आओगे बी तक तब भी कांस्टेंट रहेगी, बाद में फ्लक्स घटेगी। तो पहले फ्लक्स बढ़ेगी बी तक, फिर 2b तक कांस्टेंट, फिर दोबारा बी पे आ गए, फिर ऐसे घटेगी, ठीक है। अब आपके पास फ्लक्स टाइम ग्राफ आ गया, तो हमने करा ईएमएफ इंड्यूस क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो नेगेटिव ऑफ स्लोप होता है ना, पहले पॉजिटिव स्लोप है, तो ईएमएफ इंड्यूस आ जाएगा बिकॉज रॉड मूव कर रही है, तो बीएलबी, बट पहले लिखेंगे नेगेटिव बीएलबी। फिर फ्लक्स कांस्टेंट है, तो ईएमएफ इंड्यूस इज जीरो, फिर स्लोप नेगेटिव है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इज पॉजिटिव बीएलबी। याद आएगा ईएमएफ टाइम ग्राफ। फिर आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। एक करंट कैरिंग वायर अगर रॉड या वायर मैग्नेटिक फील्ड में जा रही है तो उस पर फोर्स लगेगी ILB, ठीक है। आई क्या होगा, E/R, ठीक है। तो E की वैल्यू क्या डाल दोगे, BLV, तो हो जाएगा B²L²V/R, ठीक है। यहाँ पे छोटा r लिखा है। तो पहले वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होगी, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हम ईएमएफ वाली डायरेक्शन मान रहे हैं, तो पहले फोर्स हम नेगेटिव दिखाएंगे, फिर जब ईएमएफ जीरो है तो फोर्स भी जीरो, फिर ईएमएफ पॉजिटिव तो फोर्स भी पॉजिटिव, यानी इतनी फोर्स लगेगी ऑन द वायर, ठीक है। यानी हमें उसको मूव कराने के लिए इतनी एक्सटर्नल फोर्स भी लगानी पड़ेगी। तो हमें कितनी पावर लगानी पड़ेगी, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो उसमें वेलोसिटी से एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेलोसिटी का स्केयर आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी का स्केयर आ जाएगा तो पावर दोनों टाइम पॉजिटिव हो जाएगी। ये बीच वाले में क्योंकि फोर्स नहीं है, ईएमएफ नहीं है, फ्लक्स चेंज नहीं हो रही थी, तो कोई पावर नहीं होगी। तो ये उसके ग्राफ्स होते हैं चारों जो बनते हैं, फ्लक्स टाइम, ईएमएफ टाइम, फोर्स टाइम, पावर टाइम, आपको अच्छे से याद होने चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। अब आगे सुने, अगर हम एक रॉड को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से में रोटेट करने लग जाएं, तो जब हम मूव करते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है बीएलवी। रोटेट में क्या है कि सपोज इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे हो, सपोज हर तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, यानी रॉड अंदर ही रहेगी मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। तो अब जब आप रोटेट करते हो तो हर पॉइंट मूव तो करता है, बट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करता है। जहां पे हिंज्ड होती है वो जीरो वेलोसिटी से मूव करता रहता है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है वेलोसिटी बढ़ती जाती है। तो वेलोसिटी ऑफ एवरी पार्टिकल होता है ओमेगा एक्स, ठीक है। सपोज ओमेगा आर ओमेगा होता है बेसिकली, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा पार्टिकल कंसिडर कर लेंगे। ये छोटा सा पार्टिकल जिसकी लंबाई है dx और इसकी दूरी है x फ्रॉम सेंटर, तो ये स्पीड अगर v से मूव कर रहा है तो v होगा ओमेगा एक्स। अब ये छोटे से पार्टिकल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा DL DE,
वो होगा बी एल वी, एल की जगह डाल देंगे डीएक्स, तो आ जाएगा बी एल वी, एल की जगह भाई उसकी लेंथ तो डीएक्स है ना, ठीक है। अब v को डाल देंगे ओमेगा एक्स, और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 to L, ठीक है। तो b और ओमेगा तो कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन x² by 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका ईएमएफ इंड्यूस्ड आ जाएगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो जब एक रॉड रोटेट करती है, एक रॉड, तो उसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है दैट इज हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। अब याद रखें, अगर डिस्क घूमेगी तो डिस्क को हम ऐसे मानते हैं, अगर ये डिस्क हो, जैसे इन्फिनाइट रॉड्स पैरेलल में लगी हो, तो पैरेलल में लगने से ईएमएफ चेंज नहीं होता, तब भी ईएमएफ इंड्यूस्ड आएगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। और अगर एक व्हील हो, जैसे साइकिल का होता है, उसमें कुछ स्पोक्स लगी हो, जैसे बोल देगा 12 स्पोक्स हैं, 8 स्पोक्स हैं, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस बताओ, 8 से मल्टीप्लाई मत कर देना, तब भी रहेगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर या आर स्क्वायर, बिकॉज वो जितनी भी स्पोक्स हैं वो पैरेलल में लगेंगी ना। पैरेलल में एक एक पॉइंट सबका सेंटर पे, एक सरकमफ्रेंस, एक सेंटर एक सरकमफ्रेंस, तो पैरेलल में अगर आप ईएमएफ बैटरीज को लगाते हो, तो अगर वो आइडेंटिकल है तो ईएमएफ सेम रहता है, तो टेक्निकली वो आंसर तब भी सेम रहेगा, इसको याद ही रखना, अगर अगर आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से याद नहीं है। तो अगर रॉड मूव करेगी तो ईएमएफ इंड्यूसेस बीएलवी, लेकिन अगर रोटेट करेगी हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, डिस्क में भी हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर या एल स्क्वायर, और अगर एक व्हील में खूब सारी स्पोक्स हो तब भी हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर ही रहेगा, नंबर ऑफ स्पोक्स से मल्टीप्लाई नहीं करना। नेक्स्ट है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल by virtue of which coil opposes any change in strength of current flowing through it by inducing an EMF on itself। बात को समझें, अगर एक क्वाइल जैसी चीज हो, मतलब हम ये बात नहीं कर रहे कि रिंग जैसी चीज हो, क्वाइल जैसी चीज हो, स्प्रिंग जैसी चीज हो, तो जब उसमें से करंट फ्लो करता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड खुद के साथ ही लिंक हो जाती है, खुद के साथ ही फ्लक्स लिंक हो जाती है अपनी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो अगर आप करंट को बदलोगे तो उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड जो खुद के साथ लिंक है वो चेंज हो जाती है, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो पहले हम क्या कर रहे थे, बाहर से फैक्टर लगा रहे थे, बाहर से फील्ड चेंज कर रहे थे, बट जो क्वाइल जैसी चीज है उसकी अपनी, अगर अगर उसका करंट बदलेगा तो उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी तो देखो ना, ये देखो अपने साथ ही लिंक हो रही है, ठीक है ना। तो वो अपने में हो रही चेंज को ये अपोज करने लग जाता है, दैट इज कॉल्ड, इस फिनोमिना को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। सो सेल्फ इंडक्शन इज प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इटसेल्फ, अपने में, बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ ऑन इटसेल्फ। इट इज आल्सो कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। तो अगर करंट इधर को बढ़ेगा तो ये ईएमएफ इंड्यूस करेगा इधर को, ताकि वो अपने में हो रही चेंज को अपोज करेगा। अगर करंट घटेगा, इधर को फ्लो कर रहा है लेकिन घट रहा है, तो वो उसी डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस करेगा ताकि वो अपने में हो रही चेंज को अपोज करे। और ये जो इंडक्टर होता है, इसमें जो फ्लक्स होती है, ये आप याद रखें, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से, एंड इट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, इसकी यूनिट है हेनरी, ठीक है। तो एक इंडक्टर में जो फ्लक्स होती है वो एल आई होती है, एल इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस जिसकी यूनिट है हेनरी, एंड इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया एंड नेचर ऑफ मटेरियल। क्योंकि फ्लक्स आ गई एल आई, तो अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दें तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो आपको क्या क्या याद रखना है? पहली बात, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच वो अपने में हो रही चेंज को अपोज करता है, इट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जो फ्लक्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होती है, और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको बोलते हैं एल, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यूनिट क्या है? हेनरी। एल डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया एंड नेचर ऑफ मटेरियल, एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल जो होता है उसका फॉर्मूला याद रखें, एल डी आई बाई डी टी। नेक्स्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तो इंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है मैग्नीट्यूड में एल डी आई बाई डी टी।
ठीक है, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया एल डी आई बाई डी टी। तो जो आपका पावर होता है उसका फॉर्मूला होता है करंट इनटू पोटेंशियल। यहाँ पे पोटेंशियल को हम ईएमएफ रिड्यूस से इंड्यूस से ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो पावर आ जाएगी वो आ जाएगी एल इंटू आई, मतलब बेसिकली आई एल डी आई बाई डी टी। आई हमने बाद में लिख लिया, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें dt को, तो क्या मिल जाएगा, पी डी टी की वैल्यू मिल जाएगी एल आई टी आई। तो व्हाट इज पी डी टी? पी डी टी होता है वर्क। ठीक है, तो अगर आप करंट को 0 से आई नॉट तक लेके जाएंगे तो उसमें आप कितना वर्क करेंगे वो सारा उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। तो एल कांस्टेंट है, पड़ा रहेगा। आई का इंटीग्रेशन क्या होगा, आई स्क्वायर बाय 2, उसमें अपर लिमिट डाल दें माइनस उसमें लोअर लिमिट डाल दें, तो क्या आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, यानी एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, और ये होती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड इसका फॉर्मूला है हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। व्हाट इज आई नॉट? मैक्सिमम करंट जो उसमें इंड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। तो देखिए, अगर हमारे पास एक सोलेनॉइड हो जिसकी लेंथ हो L और उसका एरिया हो A, एंड स्मॉल n हो उसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एंड कैपिटल N हो उसके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो एक सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, दैट इज म्यू नॉट एन आई। व्हाट इज एन? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो छोटा n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कैपिटल N इज टोटल टर्न्स, एंड L इज उसकी लेंथ। तो छोटा n हो जाएगा कैपिटल N अपॉन L। हमें पता है फ्लक्स का फॉर्मूला होता है NBA, वेयर N इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो B की वैल्यू यहाँ ऊपर से निकाल के यहाँ पे डाल दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, N का स्केयर आ जाएगा, साथ में A आ जाएगा। सो जो मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगी सोलेनॉइड की जो खुद से लिंक हो रही है, दैट इज म्यू नॉट N स्केयर ए आई बाई L। एंड हमें पता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एक्चुअली किसके बराबर होती है, एल आई। तो आई और आई कट जाएगा, सो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड निकल के आएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। So it is directly proportional to number of turns, it is directly proportional to area, and it is inversely proportional to length। कई बार वो क्वेश्चन आ जाता है कि आपने टर्न्स डबल कर दिए, रेडियस हाफ हो गया, ये हो गया, तो आपको ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं याद होना चाहिए, that it is coefficient of self inductance of solenoid is mu naught n square a by L। तो इसको कहीं ना कहीं अप्लाई करना पड़ जाता है। नेक्स्ट इज म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए, सारा इस चैप्टर का जो बेस है दैट इज फैराडेज लॉज, कि अगर आप फ्लक्स बदलेंगे तो वो ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब फ्लक्स पहले हम किसी और की वजह से लिखते थे, एक कॉइल में एक पार मैग्नेट की वजह से फ्लक्स थी। फिर हमने समझा क्या कहते होते हैं, एक अगर कॉइल जैसी चीज हो, सोलेनॉइड जैसी चीज हो, उसकी अपनी फ्लक्स खुद से लिंक होती है, अगर वो चेंज होगी, करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगी, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस। सिमिलरली अगर आप दो कॉइल्स रखें, यहाँ पे कॉइल 1 है और उसके सामने कॉइल 2 रखें, अगर आप दो कॉइल्स रखें और अगर कॉइल 1 में करंट पास कर रहा है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो कॉइल 2 से भी तो पास हो रही है, यानी कॉइल 1 की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कॉइल 2 में फ्लक्स लिंक हो रही है। तो अगर आप कॉइल 1 में करंट को चेंज करोगे तो कॉइल 1 की मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी, जो कॉइल 2 के साथ जाके लिंक हो रही है उसकी फ्लक्स चेंज हो जाएगी, तो उसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस। सेम चीज ही है, इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स by virtue of which each opposes any change in strength of current flowing through other। जो खुद में वो अपोज कर रही है वो तो है ही है, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस। लेकिन अगर आमने सामने दो कॉइल्स पड़ी हुई हैं, वो एक दूसरे में हो रही चेंज को भी अपोज करते हैं, बिकॉज दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड पहले की कॉइल में से पास हो रही है, पहले की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे में से पास हो रही है। तो जब ऐसे होता है तो एक में करंट बदलता है तो दूसरे की फ्लक्स बदल जाती है, जब दूसरे की फ्लक्स बदल जाती है तो वो अपने में हो रही चेंज को अपोज करता है। इसको बोलते हैं, दो कॉइल्स जब एक दूसरे को अपोज करते हैं दैट इज कॉल्ड
म्यूचुअल इंडक्टेंस, और वो कैसे अपोज करते हैं? बाय डेवलपिंग एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसमें भी जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, और उस कांस्टेंट को बोलते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ पे क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, एंड इसकी यूनिट भी क्या है? हेनरी। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ईएमएफ इंड्यूस, तो ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, तो इस केस में वो आ जाएगा माइनस एम डी आई बाई डी टी। एम तो कांस्टेंट है, पड़ा रहेगा, आई का डेरिवेटिव इज डी आई बाई डी टी। लेकिन इसमें एक बहुत मजे वाली बात है, जब आप फ्लक्स को एम आई लिखते हो तो इधर ध्यान दो, जब फ्लक्स 2 की लिख रहे हो तो करंट 1 का आएगा, बिकॉज ये दूसरे की वजह से है ना। जो सेकंड में फ्लक्स है तो उसमें अपना करंट नहीं है, जब आप एल लिखते हो तो अपना ही लिखते हो, ठीक है। लेकिन जब एम लिखोगे तो क्या लिखोगे? फ्लक्स इन टू जो है वो किसकी वजह से यहाँ पे है? फर्स्ट की वजह से। और जब फर्स्ट की फ्लक्स लिखोगे तो करंट किसका लिखोगे? सेकंड का। तो फ्लक्स इन सेकंड will be equal to M21, that is coefficient of mutual inductance on 2 due to 1, तो करंट भाई साहब 1 का लिखना है। और जब फ्लक्स 1 की लिखोगे तो coefficient of mutual inductance लिखना है 1 2, एंड करंट 2 का लिखना है। तो इसमें जब भी फ्लक्स लिखनी है, एम आई में आई दूसरे का होना चाहिए, ठीक है। एंड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी? ज्योमेट्री ऑफ टू कॉइल्स, क्या उसकी शेप है, साइज है, कितने उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं, क्या उनके बीच दूरी है, कम दूरी है तो ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी, ज्यादा तो कम होगी। रिलेटिव प्लेसमेंट, यानी एक दूसरे की तरफ फेसिंग है तो ज्यादा होगी, ऐसे रख दोगे तो बहुत कम हो जाएगी। सो बेसिकली जब आप दो कॉइल्स को रखेंगे एंड एक में से करंट पास कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक में से करंट पास करने की वजह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड दूसरे में जाके लिंक हो जाती है। तो जब एक में करंट चेंज होता है तो दूसरे में क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस। तो इसमें जो फ्लक्स होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होती है, बट आई दूसरे का होना चाहिए। एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड proportionality constant is m, which is coefficient of mutual inductance, unit is Henry। तो उसको डिफरेंशिएट कर दो, ईएमएफ इंड्यूस्ड आ जाता है माइनस एम डी आई बाई डी टी। लेकिन जब फ्लक्स इन 2 लिखोगे तो करंट किसका डालोगे? 1 का। एंड जब 1 पे लिखोगे तो करंट किसका डालोगे? 2 का, बिकॉज ये दूसरे की चेंज की वजह से हो रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सॉलिनॉइड्स। इसमें एक सॉलिनॉइड है जो छोटा है, जिसका रेडियस है R1, जिसमें करंट जा रहा है I1, जिसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं कैपिटल N1, जिसकी लेंथ तो L ही है, एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है छोटा n1, विच इज इक्वल टू कैपिटल N1 अपॉन L। एक बड़ा सॉलिनॉइड है जिसका रेडियस इज R2, सब कुछ उसका 2 है, मतलब लेंथ तो सेम ली है, नंबर ऑफ टर्न्स इज कैपिटल N2, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज छोटा n2, तो छोटा n2 क्या हो जाएगा? कैपिटल N2 बाय L। इसमें हमने दोनों का कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। आपने एक चीज याद रखनी है, आपने पहले छोटे वाले का लिखना है, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे क्वेश्चन नोट्स में आपको मिलेगा किसी थ्योरी के आगे, उसमें एक कॉइल के अंदर दूसरी कॉइल डाली हुई है, एनसीईआरटी की सॉल्व प्रॉब्लम है, उसमें भी छोटे वाले का, हमेशा पहले आपको छोटे वाले का लिखना है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है? एम निकालना है, आपको कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो आपने फ्लक्स को दो तरीके से लिखना है यहाँ पे। एक फ्लक्स का फॉर्मूला होगा NBA, और एक फ्लक्स का फॉर्मूला होगा MI, बस इक्वेट कर देना है। तो पहले मैं क्या कहते होते हैं, वन, छोटे वाला 1 है, तो जब मैं उसकी फ्लक्स लिखूंगा NBA, तो नंबर ऑफ टर्न्स तो मैं उसके अपने डालूंगा, एरिया तो मैं उसका अपना डालूंगा, लेकिन फील्ड किसकी डालेंगे? दूसरे की, बिकॉज दूसरे की वजह से फील्ड लिंक हो रही है ना। और B2 कितना हो जाएगा? म्यू नॉट N2I2, उसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, या कुछ नहीं करा, N1 को लिख दिया छोटा N1 इंटू L1, और यहाँ पे सारा कुछ सेटल सा कर दिया बस। तो हमने कुछ नहीं करा, हमने फ्लक्स इन छोटे वाला लिखा NBA, नंबर ऑफ टर्न्स अपने, एरिया उसका अपना, फील्ड बाहर वाले की, बाहर वाले की फील्ड थी सॉलिनॉइड की म्यू नॉट N2 इंटू I2। एंड जब फ्लक्स दूसरे तरीके से लिखेंगे तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन 1 ड्यू टू 2 M12, एंड दैट इज इक्वल टू करंट जो लिखना है I2 लिखना है ना, बिकॉज 1 पे लिख रहे हो फ्लक्स, तो करंट आएगा दूसरे का। तो इन दोनों को इक्वेट कर दें, क्योंकि दोनों फॉर्मूले फ्लक्स के हैं। जैसे ही आप इक्वेट करोगे I2 कट जाएगा, M12 ही आ जाएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, जब जब आप न्यूमेरिकल करते हो तो आपने अंदर वाला क्या लिख लेना है,
वो M12 आ गया, लेट से M21 भी सेम लिख दो। सिमिलरली M21 इज सेम, वो अलग नहीं हो सकता, वो सेम ही आएगा। न्यूमेरिकल में भी ये करना होता है, अंदर वाले का लिख दो, बाहर वाले का सेम होगा। लेकिन इस डेरिवेशन में, सोलेनॉइड के केस में आप बाहर वाले का निकाल सकते हो, तो मैं आपको सिखा देता हूँ। लेकिन न्यूमेरिकल में जो अंदर वाले का निकलेगा, बाहर वाले का सेम लिख देना। सो सिमिलरली M21 इज इक्वल टू M12, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिखा देता हूँ, भूल गए तब भी सेम लिख देना। सो जब आप बाहर वाले की फ्लक्स लिखोगे, नंबर ऑफ टर्न्स तो बाहर वाले पे अपने लिखोगे। चक्कर क्या है, आप फील्ड अंदर वाले की डाल रहे हो। अब जो अंदर वाले की फील्ड है वो येलो वाले रीजन में ही है। माना कि बाहर वाले का एरिया बड़ा है, लेकिन फील्ड तो उसकी अंदर वाले की लिखनी है, तो अंदर वाले की फील्ड कौन सा पूरे एरिया पे है, तो एरिया तो उतना ही लिखेंगे ना जितने में फील्ड है। तो इसलिए इसमें A1 ही लिखना होता है, ठीक है। वैसे तो कायदे से दूसरे का लिखना था, बट अंदर वाले की फील्ड अपने रीजन में ही थी ना। बाहर वाले की तो सारे रीजन में थी, तो कोई चक्कर नहीं था, इसका अपना एरिया लिखा। लेकिन जब अंदर वाले की फील्ड देखोगे तो वो ये हाईलाइटेड रीजन में है, तो एरिया भी उसी का ही आ जाता है। यही बच्चा गलती करता है, A2 मत लिख देना। दैट इज इक्वल टू M21, करंट अंदर वाले का I1। सारी वैल्यूज डालोगे, I1 कट जाएगा, M21 भी M12 के बराबर आएगा। ऐसे निकालते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। और न्यूमेरिकल आएगा तो याद रखना, अंदर वाले की निकाल देना, बाहर वाले की सेम लिख देना। और आप निकाल भी नहीं सकते, आपको सेम ही लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और इस डेरिवेशन में आप दोनों निकाल सकते हो, पर आप पहले अंदर वाली निकालना, मेक श्योर करना कि दूसरी भी सेम आए, तो याद आ जाएगा आपको, यहाँ पे भी A1 ही डालना है। नेक्स्ट इज AC जनरेटर। तो AC जनरेटर क्या होता है, एक डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड AC जनरेटर। इसका प्रिंसिपल बहुत जरूरी है, ये फेराडेज लॉज पे बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, that whenever magnetic flux linked with the coil changes, an EMF is induced in the coil। ये डायग्राम आपको बनाना है, इतना सुंदर नहीं तो नॉर्मल बनाएं। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, बीच में कॉइल दिखाएं, जिसका ये एक्सिस है, जिसके अबाउट ये घूमेगी। एक्सिस लिख दें, एक्सल लिखना जरूरी नहीं है। पहली कॉइल का देखिए, ये वाली कॉइल का एक टर्न इस ऐसे सिंपल रिंग दिखा दीजिएगा, और इधर आउटपुट, ठीक है। तो ये एक इस पे आ जाएगा, इसको बोलते हैं स्लिप रिंग, और दूसरे का इस वाले स्लिप रिंग पे घूमेगी, सिंपल है, ठीक है। कार्बन ब्रशेस दिखाने की जरूरत नहीं है। सो हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते, हम कॉइल को आ, एक मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं। तो जब उसको घुमाते हैं तो उसको ओरिएंटेशन चेंज होने की वजह से, जो पीछे हमने करी है, उसमें EMF इंड्यूस्ड होता है, E0 साइन ओमेगा टी। अभी तो करा था, वो उसकी वर्किंग है। ये डायग्राम NCERT में गिवन है। जब इनिशियल एंगल इधर को जीरो होता है एरिया वेक्टर के, यानी एरिया के नॉर्मल का मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो EMF इंड्यूस होना शुरू होता है। जब वो 90 डिग्री से घूम जाता है तो EMF मैक्सिमम हो जाता है। जब नॉर्मल घूम के लेफ्ट साइड आ जाता है 180 पे, तो EMF दोबारा जीरो होता है। जब नॉर्मल घूम के ऊपर आ जाता है यानी 270, तो मैक्सिमम तो होता है लेकिन दूसरी डायरेक्शन में, और फिर से जब 360 घूम के लाइन हो जाता है, फिर से वो जीरो हो जाता है। यानी जो आपको ऑल्टरनेटिंग EMF मिलता है, ये ऐसे, ये जो एक वेव मिलती है, एक, ये तब मिलती है जब कॉइल एक टर्न कर लेती है। और कौन से एंगल पे कैसे EMF मिलता है, ये यहाँ पे आपको बताया जाता है। कॉमन सेंस है, साइन का फंक्शन मिल रहा था, ओमेगा टी थीटा ही तो होता है। तो जब थीटा जीरो है तो EMF जीरो, 90 पे मैक्सिमम, 180 पे अगेन जीरो, बिकॉज साइन 180 जीरो होता है। 270 पे मैक्सिमम बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन है, 360 पे फिर से जीरो, एंड सो ऑन। तो जब एक कॉइल एक टर्न लेती है तो आपको ऐसे एक EMF मिलता है, ऑल्टरनेटिंग EMF का एक साइकिल मिलता है, ठीक है। जनरली जितने साइकिल्स वो लेगी एक सेकंड में, इंडिया में 50 साइकिल्स लिए जाते हैं, 50 हर्ट्ज से कॉइल को घुमाया जाता है। तो ये जो EMF मिलेगा, ये भी आपको एक सेकंड में इतने 50 मिल जाएंगे, ऐसे 50 वेव्स मिल जाएंगी, काइंड ऑफ 50 साइकिल्स मिल जाएंगे, बेटर टू से। तो जितनी फ्रिक्वेंसी से कॉइल को घुमाओगे, उतनी ही फ्रिक्वेंसी का EMF जनरेट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग EMF, ठीक है। ये उसका ग्राफ होता है एक साइकिल का। और अगर आप एक कॉइल नहीं, दो कॉइल यूज करो 90 डिग्री पे, तो उसको टू फेज जनरेटर बोलते हैं। 360 पे लगा दो तो थ्री फेज बोलते हैं। और ये जो जनरेटर्स हैं, आपके जितने पावर प्लांट्स हैं वहां पे ऐसे ही बिजली बनती है। आपके जनरेटर्स जो घरों के ऑफिस के बाहर होते हैं, डीजल जनरेटर्स, उसमें भी ऐसे ही बनती है। आपकी गाड़ी में भी ऐसे ही बनती है।
कॉइल को घुमाया जाता है, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? एक वो डिवाइस जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में। ये दो टाइप का होता है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जो लो वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करता है? हाई वोल्टेज। और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जो हाई वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करता है? लो वोल्टेज। इसका प्रिंसिपल क्या है? इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। दैट इज, whenever current flowing in the coil changes and EMF is induced in neighboring coil। तो आपने यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में लिख देना है, that whenever current flowing in the coil changes and EMF is induced in the neighboring coil। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अब मेन है इसकी वर्किंग और इसका डायग्राम। तो पहली बात, इसका डायग्राम आप याद करें। यहाँ पे लैमिनेटेड कोर होता है, आयरन की शीट्स होती हैं जो एक दूसरे से लैमिनेटेड होती हैं। लैमिनेटेड क्यों होती हैं? अगर लैमिनेटेड नहीं होगी तो इनमें बहुत हीट जनरेट हो जाएगी, ये पिघल जाएंगी। इसमें करंट प्रोड्यूस होता है बिकॉज हर समय इसमें फ्लक्स चेंज होगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। उस करंट को एडी करंट कहते हैं, वो सिलेबस में नहीं है। यहाँ पे प्राइमरी कॉइल है, जो इनपुट साइड है उसका पोटेंशियल इज ईपी एंड नंबर ऑफ टर्न्स इज एनपी। और यहाँ पे जो कॉइल है दैट इज सेकेंडरी कॉइल, जिसके नंबर ऑफ टर्न्स इज एन एस एंड ईएमएफ इंड्यूस इज ई एस। ठीक है। अब इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है दैट इज ईएमएफ इंड्यूस्ड पर टर्न इज सेम। यानी ईपी अपॉन एनपी जो होगा, ईपी अपॉन एनपी, ईएमएफ इंड्यूस पर टर्न, वो ईएस अपॉन एनएस के बराबर होगा। ये आपको याद करना है। ठीक है। तो जहां से जो ईएस निकलेगा वो क्या निकलेगा? एनएस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एनएस अपॉन एनपी इंटू ईपी। तो एनएस अपॉन एनपी इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। इसको के बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है। अब अगर आप के को 1 से बड़ा कर देंगे, अगर आप के को 1 से बड़ा कर देंगे यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी बढ़ा देंगे, तो जो ई एस है वो ईपी से बड़ा होगा, उसको बोलेंगे स्टेप अप। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में कम कर देंगे तो क्या होगा? पोटेंशियल कम हो जाएगा सेकेंडरी का, उसको बोलेंगे स्टेप डाउन। ठीक है। अब एक चीज होती है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। वो क्या होती है? इट इज रेशियो ऑफ आउटपुट पावर जो सेकेंडरी कॉइल पे है टू रेशियो ऑफ टू इनपुट पावर यानी प्राइमरी। तो पावर इन सेकेंडरी कॉइल टू पावर इन प्राइमरी को हम एफिशिएंसी बोलते हैं। एंड फॉर एफिशिएंसी टू बी 1, अगर हम चाहें एफिशिएंसी 1 हो जाए तो पावर इन सेकेंडरी और प्राइमरी सेम हो जाएगी। तो पावर का फॉर्मूला होता है करंट इनटू पोटेंशियल। ठीक है। सो हम आइडियल केस के लिए पढ़ रहे हैं, n इज इक्वल टू 1 के लिए। सो करंट इन सेकेंडरी साइड इनटू पोटेंशियल इन सेकेंडरी साइड विल बी इक्वल टू करंट इन प्राइमरी साइड इनटू पोटेंशियल इन प्राइमरी साइड। तो अगर यहां से मैं आई एस अपॉन आई पी निकालूं तो वो ईपी अपॉन ई एस आ जाएगा। ई एस अपॉन ईपी को हमने पीछे लिखा था के, तो ईपी अपॉन ई एस हो जाएगा 1/k। सो टेक्निकली जो ई एस होता है वो के टाइम्स ईपी होता है, और जो आई एस होता है वो आई पी बाई के होता है। आई पी को इधर भेज दो ना। ठीक है। यानी जब स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें के 1 से बड़ा होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। तो ईएस जो के टाइम्स ईपी है तो ईएस बड़ा हो जाता है, यानी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में पोटेंशियल बढ़ता है। लेकिन आईएस है आईपी बाई के, उसमें करंट सेकेंडरी साइड पे कम हो जाता है। तो स्टेप अप ट्रांसफर वो होता है जो पोटेंशियल को बढ़ाता है लेकिन करंट को घटा देता है। और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में एनएस एनपी से कम होता है, यानी के जो है वो 1 से, तो स्टेप डाउन में एनएस एनपी से कम होता है यानी के 1 से कम है। तो ईएस जो होगा वो ईपी से कम हो जाता है, यानी स्टेप डाउन में पोटेंशियल कम होता है। और आईएस जो है वो आईपी बाई के है तो वो बढ़ जाता है, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में पोटेंशियल तो घटता है लेकिन करंट बढ़ता है। ये पूरी थ्योरी आपको लिखनी है।
याद होनी चाहिए बेसिकली। जनरली आजकल इन पे केस स्टडीज आती हैं। अब इसमें एनर्जी लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में। कौन कौन से होते हैं? पहला कॉपर लॉस। ये जो आपने कॉइल यूज करी है, ये कॉइल, ये कॉपर की है, इसमें कुछ ना कुछ तो लॉस होगा, तो इसको बोलते हैं कॉपर लॉस। ये जो शीट्स के बीच में एनर्जी लॉस होता है, दैट इज कॉल्ड आयरन लॉस, उसको आयरन लॉस बोलते हैं। कुछ ना कुछ फ्लक्स, सारी थोड़ी ना कि हमने तो एफिशिएंसी 1 ले ली, सारी इनपुट की फ्लक्स सेकेंडरी तक नहीं पहुंचती, कुछ ना कुछ फ्लक्स लीक हो जाती है। हिस्टेरिसिस लॉस होता है, टाइम के बाद धीरे धीरे बार बार मटेरियल मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होके अपनी एफिशिएंसी को लूज कर देता है, दैट इज हिस्टेरिसिस लॉस। एंड मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, एक हमिंग साउंड आती है ट्रांसफार्मर से, तो उसमें भी एनर्जी लूज होती है। और जो ट्रांसफार्मर है स्टेप अप या स्टेप डाउन, वो डीसी वोल्टेजेस के लिए यूज नहीं हो सकता, बिकॉज डीसी वोल्टेज चेंज नहीं होता। जब डीसी वोल्टेज चेंज नहीं होता तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे होगी? म्यूचुअल इंडक्टेंस तो तभी होगी ना जब करंट बदलेगा। करंट बदलेगा तभी तो फ्लक्स चेंज होगी, ठीक है ना। सो डीसी वोल्टेजेस में कांस्टेंट होने की वजह से फ्लक्स चेंज ही नहीं होती, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं होती। इसलिए हम ट्रांसफार्मर को डीसी वोल्टेज में को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए यूज नहीं कर सकते।